नमस्कार, मैं शिखा यादव आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में आज की इस कड़ी में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया है। प्रसिद्ध संगीतकार और गजल गायक जुल्फिकार अली जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे चित्र की चित्रकारी कागज पर होती है, कपड़े पर होती है, लेकिन संगीत की चित्रकारी दिलों पर होती है, दिलों पर राज करती है। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो ने कहा है कि संगीत जादू का ही सबसे अधिक मजबूत रूप है। जब कोई इंसान वैसे तो किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो लोग ये नहीं देखते कहाँ से शुरुआत की, सफलता ही खुद सब कुछ बयां कर देती है। फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत की दुनिया में आपने कब कदम रखा? मेरे घर का माहौल तो बिल्कुल अलग था, म्यूज़िकल माहौल नहीं था, कुछ आर्ट से कल्चर से कोई वास्ता नहीं था उसका। पर मुझे स्कूल के टाइम से हुआ शौक़, ये बात है 70s की, 71 की। फिर एक यहाँ भोपाल लोकल गुरु थे, उनसे सीखने लगा मैं। उसके बाद 73 से जुलाई से मैंने रेडियो से गाना शुरू किया जी। तब तक ऐसा ख्याल नहीं था कि इसको ही मैं प्रोफेशन बना लूँगा या आगे चल के, लेकिन वो जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। और फिर खुशनसीबी ये रही मेरी कि 80 में यहाँ ध्रुपद केंद्र शुरू हुआ, जिसमें डागर ब्रदर्स आए सिखाने के लिए। वो मध्य प्रदेश सरकार का था, अलाउद्दीन एकेडमी का। तो वहाँ मैंने सीखा, और सीखा क्या, मैं वहाँ जॉब में ही था, मैं तानपुरा वादक था, तो लेखपत उस्ताद के बहुत करीब हो गया था, तो उसका वहीं सीखता रहा मैं। तो 4 साल तक वहाँ सीखा उनके साथ जी। फिर उसके बाद मैं रंगमंडल में आया, बीवी कारण साहब के पास, जहाँ थिएटर रेपर्टरी थी। तो जो म्यूज़िक सेक्शन था उसका, उसमें मैं गायक के तौर पर रहा, काफ़ी 5 साल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि घर में आपका ऐसा माहौल नहीं था संगीत का, तो कभी घर वालों ने मना ही नहीं कि इस काम के लिए, कभी सपोर्ट कम मिला हो? मेरे फादर ने कभी मतलब मुझे मना भी नहीं किया, बस एक बात कही थी उन्होंने, मुझे आज तक याद है कि हर चीज़ की कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, तो इनकी बुराइयों को मत अपनाना कभी। अच्छा। हर चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनाना जी। तो कामयाबी मिलेगी। और अगर तुमने बुराइयाँ अपना ली तो आगे नहीं जा पाओगे। आपने देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं, सिंगापुर और यूरोप, तो उनके बारे में बताइए कि वहाँ के दर्शक क्या ऐसे ही चाव से सुनते हैं जैसे यहाँ पर लोग सुनते हैं? बहुत चाव सुनते हैं। हाँ, एक मैं आपको बताता हूँ, एक बार का था 83 में हम गए थे यूरोप टूर पे हमारे उस्ताद के साथ। अच्छा। तो जर्मनी में म्यूनिख में प्रोग्राम था। तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग बड़े बिल्कुल आंख बंद करके म्यूज़िक सुनते हैं, ज़रा सा शोर, उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। यहाँ तक कि फोटोग्राफर अगर फ़ोटो लेता है तो क्लिक की आवाज़ से भी उनको डिस्टर्ब होता है। अच्छा। तो वो बिल्कुल बहुत शांत तरीके से सुनते हैं। तो वो एक लड़की थी जो हमें वहाँ लुक आफ्टर कर रही थी, देख रही थी सबको। तो उससे मैंने पूछा कि आपका संगीत समझती हैं? जी। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि संगीत, आपका खैर सवाल तो ठीक है, लेकिन संगीत समझने का नहीं, महसूस करने का, फील करने का है। बिल्कुल। तो हम पूरी तरह से फील करके सुनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। वो भी ध्रुपद जो शुद्ध क्लासिकल है जी। उसको बड़े चाव से सुनते थे लोग। और काफ़ी कठिन माना जाता है। ध्रुपद असल में शुद्ध क्लासिकल ध्रुपद ही है। ध्रुपद धमार, ये जो तानसेन जी, हरिदास स्वामी जी गाया करते थे, ये वो गायकी है। उसके बाद फिर ख्याल आया, ठुमरी, दादरा, गज़ल, फिर बात की चीज़। लेकिन प्राचीन, बिल्कुल प्राचीन गायकी तो ध्रुपद ही है। आपने कई एल्बम्स में, गाने में संगीत दिया है, कंपोजिशन किए, उनके बारे में ज़रा बताइए। मेरा एक एल्बम सबसे पहले निकला था, दो राही करके वीनस ने निकाला था। वो म्यूज़िक डायरेक्शन था उसमें भी मेरा जी। तो लोकल यहाँ के सिंगर थे, उन्होंने गाया था। तो बॉम्बे से रिलीज़ हुआ था। फिर एक धर्मेंद्र साहब जो एक्टर हैं, उनके भाई थे अजीत सिंह देओल जी। उनकी लिखी हुई नज़मों का एक एल्बम पूरा बनाया था, जिसको आशा जी ने भी गाया था। वो अब कहीं अवेलेबल भी नहीं है, उसको भी रिलीज़ किया था। वहाँ की एक बड़ी कंपनी उसने, टी सीरीज़ ने। और उसके बाद एक एल्बम आया भजमन हरी का नाम। जी, ये शायद आप अपने साथ लेके मेरे साथ ये दिखाइए ज़रा हमारे दर्शकों को। वो सपन तुम ही तो थे। इसमें जो मशहूर सिंगर हैं, शान हैं, रूप कुमार राठौर हैं, साधना सरगम हैं,
जी जावेद अली हैं, विनोद राठौर ने, इन लोगों ने उसमें गाया था। इसमें 8 गाने थे। जी। आपने 2008 के बाद आप दूसरे लाइन में आ गए, प्रकाश झा जी के साथ भी आपने किया है जी लाइन हाँ, प्रोडक्शन में, वो एक उसके अलग, बारे में वो बताइए अलग जरा। लाइन है। वो क्या हुआ, इत्तेफाक से ऐसा लगता था जैसे कि प्रकाश जी मेरे लिए आए थे भोपाल। अच्छा। और वो इत्तेफाक से मुलाकात हुई और फिर कुछ ऐसा ताल्लुक़ बन गया उनसे कि मैं उनकी सारी फिल्मों में उनके साथ रहा, जितनी उन्होंने भोपाल में शूट करी। लगभग 7 फिल्में करी हैं और एक वेब सीरीज़ की, आश्रम। तो सब में मैं उनके साथ रहा और मैंने देखा। फिर उसके बाद मेरे बेटों को इसमें इंटरेस्ट था, तो वो उन्होंने उस कंपनी बना के बाकायदा झील के नाम से, और फिर वो करने लगे। अच्छा, संगीत हो या नृत्य हो, कोई भी कला की अभिव्यक्ति हो, उसमें गुरु परंपरा का बहुत महत्व होता है। बहुत महत्व होता है, जी, बहुत महत्व। तो आपके जीवन में गुरु का या उस्तादों का कितना महत्व रहा है? देखिए क्या है कि संगीत के बारे में कहा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस से सिर्फ लिसनर पैदा होते हैं, अच्छा। सुनने वाले। जी परफॉर्मर पैदा होते हैं सीना बसीना तालीम जो कहलाती है, गुरु शिष्य के बीच में, जो उनके घर पे रह के, उनके पास जाके, उनकी सेवा करके जो सीखा जाता है, जिस तरीके, जो पुराना तरीका था अपने भारत का, तो उस तरीके से ही परफॉर्मर बन पाता है और बहुत आगे तक जा पाता है। बाकी आप म्यूज़िक कॉलेजेस में या स्कूल में डिग्री ले ली, डिप्लोमा ले लिया, वो सिर्फ आप सुनकार बन जाएंगे, मतलब कानसेन बन सकते हैं, तानसेन नहीं बन सकते। ये है। जी बिल्कुल। तो गुरु परंपरा का बेहद, बहुत बहुत ज़रूरी है। गजल जो गायन शैली, इसमें भी बहुत महत्व इसमें भी है और क्लासिकल म्यूज़िक में है, डांस में है, जी। इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें घराने भी होते हैं। दरअसल गज़ल गायन बहुत ही संजीदा शैली है, कई लोगों को पता नहीं होता है, तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए कि इसमें देखिए गज़ल का क्या है होता कि कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह के ख्याल गायकी में इसी तरह गाया जाएगा, इसी तरह होगा। वक्त के साथ वो गायकी भी चेंज आती गई, लिखने में भी चेंज आता गया। पहले बरकत अली खां साहब गाते थे, बड़े गुलाम अली खां साहब के भाई। अमीर वो खुसरो ने शायद से अमीर खुसरो जी ने तो सूफियाना था उनका। अच्छा। तो जो गज़ल गायकी की जहाँ बात कर रही हैं आप, तो गज़ल गायकी में बरकत अली खां साहब गाते थे। फिर एक दौर बेगम अख्तर का आया, उनका एक स्टाइल ठुमरी नुमा था। जी। फिर तलत महमूद साहब जो फिल्मी गायक थे, उनको शहंशाह गज़ल कहा जाता था, वो उनका एक स्टाइल अलग था। जी। फिर मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, जी। जगजीत सिंह जी, जी। पंकज उदास, तो यहाँ तक ये वो परंपरा चली आ रही। लेकिन स्टाइल लगभग उसके बाद मेहदी हसन साहब को लोगों ने अडॉप्ट किया, और मेहदी हसन साहब को फॉलो बहुत किया लोगों ने। जी। अच्छा, आगे की जो पीढ़ी है, जो नए ज़माने के लोग हैं, अगर वो इस गज़ल गायन शैली में आना चाहे, तो क्या आपको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें इतनी गंभीरता है कि वो इस शैली को अच्छे से निभा सकें? देखिए पहले सबसे बड़ी बात ये पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। जी। अभी सब ज़माना बहुत फास्ट हो गया है। आ तो रहे हैं बच्चे, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं, सीख रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कोई नाम उभर के आ नहीं पाया जी। कि जिसको जैसे आप कहेंगे कि जगजीत सिंह हैं, बिल्कुल। यही। तो वो लोग शॉर्टकट ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें ज़्यादा सबसे बड़ी बात है, एक तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भाषा का ज्ञान। जो आप गा रहे हैं उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। फिर जो आप कंपोजिशन कर रहे हैं, अब जैसे जगजीत सिंह का एक मिसाल देता हूँ कि इतना परफेक्ट थी उनकी चीज़ कि उनकी जो पोइट्री का सिलेक्शन है, कंपोजिशन जिस तरह की बनाते थे कि आम जो जिसको मास भी पसंद करता, क्लास भी पसंद करता था जी। तो इस तरह का। और अभी वो उसी परंपरा पे लोग चल रहे हैं जो अभी तक गा रहे हैं लोग, जो जगजीत सिंह जी हैं, मेहदी हसन साहब हैं इनका। अच्छा, गज़ल की इतनी बातें हो गई, तो हमारे दर्शकों के लिए चंद लाइनें तो आप सुना दीजिए, वरना नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ भी। जगजीत सिंह जी को आप फॉलो करते हैं, तो उनकी कुछ लाइनों के साथ शुरुआत कीजिए। एक नज़्म है जगजीत सिंह जी की, बहुत मशहूर नज़्म, उनकी पुरानी पहले के एल्बम्स में है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग
बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आपकी कोई कंपोजिशन हो जिसे बताना चाहें? जी जी। एक बड़े मशहूर शायर हिंदी गज़ल का जिन्होंने जी। नींव रखी, दुष्यंत कुमार जी की, दुष्यंत कुमार जी। उनकी गज़ल है जो मेरा पहला एल्बम आया था दो राही, उसमें भी थी गज़ल। मरना लगा रहेगा जरा जी तो लीजिए, ऐसा भी क्या परहेज जरा सी तो लीजिए। मरना लगा रहेगा, पत्तों से चाहते हो बजे साज की तरह, पेड़ों से पहले उनकी उदासी तो लीजिए। मरना लगा रहेगा। ये मेरी कंपोजिशन है। ऐसा लग रहा है आप बस गाते रहिए और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप जिनको जगजीत सिंह जी के अलावा आप किन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जो आपके उस्ताद हैं, उनकी अगर आप कुछ काम हमें सुना सकें, उनके कुछ खास हमारे जो कलाकृति? उस्ताद थे वो तो ध्रुपद गाते थे। अच्छा तो ध्रुपद तो कभी है, माहौल ध्रुपद का है नहीं, जी। लेकिन गज़ल जैसे जगजीत सिंह की सुनाई मैंने। मेहदी हसन साहब को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बचपन से, मतलब बचपन से उनको सुना है मैंने। जी। वो ये गज़ल उनकी बड़ी मशहूर है, उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ आपको, आपने भी सुनी होगी। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी सही। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे होता है, अंतरे जो मुखड़े होते हैं वो जी। उनके मतलब कितनी देर तक गा सकते हैं? कुछ ऐसे नियम होता है? नहीं, नियम उसका कुछ नहीं है। इसमें यह है कि अब आपकी जितनी कैपेसिटी, आप जितना गा सकते हैं। गुलाम अली साहब या मेहदी हसन साहब एक गज़ल को जी। 15 मिनट 20 मिनट भी गा लेते हैं। और रियाज का बहुत महत्व होता है रियाज का संगीत में। बहुत महत्व, गजल के लिए किस तरह से अलग से रियाज की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल क्लासिकल की बगैर उसकी नहीं होती। क्लासिकल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन से सुर में गा रहा हूँ, किस जी। स्केल से गा रहा हूँ, किस राग में गा रहा हूँ, किस ताल में गा रहा हूँ, ये सब समझ में तो आना चाहिए।
आप ऐसे टेप रिकॉर्डर से सुन के कंपोजिशन सीख के गाएंगे और बाकायदा किसी गुरु से सुन सीख के के नहीं गाएंगे। सीखी जा सकती है नहीं, गज़ल। सुन के नहीं सीखा जाए। सुन के अच्छा। आप वो चीज़ ही नहीं आ पाती सुन के, आपको सीखना ही पड़ेगा किसी अच्छे गुरु से, तो समझ में आएगा आपके। जी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि अगर गज़ल गाने के लिए लिटरेचर की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, प्रोनाउंसिएशन साफ हो आपका, और गायकी तो हो ही साफ। जी। अच्छा, कितने साल लगते हैं, क्योंकि ये तो मतलब जितने ज़्यादा रियाज हो, जितनी ज़्यादा जी। प्रैक्टिस हो, उतना ही मतलब निखर के आते हैं। ये सवाल तो बड़ा अजीब सा था कि कितने साल लगते हैं। साल तो मतलब ये आप आज कह की ही युवा नहीं सकते पीढ़ी कि- क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है, तो वो सोचती है कि मैं इतना इसमें अपना अगर समय दूँ तो। नहीं नहीं, वो ये तो मतलब कोई इसका वो नहीं है क्राइटेरिया कि इतने दिन में सीख ही जाएंगे आप, जी। ऐसा नहीं है। वो तो आपकी इंटरेस्ट पे है, वो जितना आप अपने आप को झोंक देंगे उसमें। अच्छा, सीखने के लिए हमारे देश में ही कुछ अलग से कुछ इंस्टीट्यूट है, घराने, जहाँ पर विशेषकर इस शैली पर ध्यान दिया जाता हो, सिखाया जाता हो? नहीं, गज़ल गायकी का तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, क्लासिकल के तो बहुत से हैं, जी। जैसे कलकत्ता में है आईटीसी का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। जी। अपने यहाँ ध्रुपद केंद्र था भोपाल में, तो बंद हो गया वो। और भी बहुत हैं, भातखंडे म्यूज़िक जी। कॉलेजेस हैं भातखंडे जी के नाम से, पर गज़ल गायकी का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अभी तक है नहीं। जी। जब आपने मेरी- कई कार्यक्रम करे हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मतलब मायने रखता हो, कि उस परफॉर्मेंस के बाद आपको ऐसा लगा कि वाकई में अब ज़िंदगी में हासिल कर लिया है कुछ? हाँ। ऐसा? क्या था एक बार, ये 79 की बात है, जी। उर्दू एकेडमी ने एक प्रोग्राम किया, जी। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी, मैं उसको बड़ा अपना, वो दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। उस दिन फैज़ अहमद फैज़ साहब भोपाल आए थे, अच्छा। और उनके ऑनर में उर्दू एकेडमी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। जी। और फजल ताबिश साहब थे उसके सेक्रेटरी, तो मुझे बड़ा चाहते थे। उन्होंने मुझे 2 गज़लें दी उनकी, और ये कहा कि ये दोनों गज़लें आप वहाँ गाइए फंक्शन में, और भी भोपाल के सिंगर थे 2-3। सर, उनकी गज़लों की चंद लाइनें आप हाँ, वो जो हमारे गज़ल मैंने उनके दर्शकों सामने के गाई लिए। थी, जी। जी। और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तुम्हें कहाँ से मिली, तो बहुत कम लोगों ने गाई है। अच्छा। कभी कभी याद में उभरते हैं नक्शे माजी, मिटे मिटे से वो आजमाइश दिलो नजर की, वो कुर्बतें सी वो फासले से, कभी कभी याद में उभरते। अब ये दरबारी राग में है, अगर जब मालूम नहीं होगा तो बता नहीं पाएंगे कि कौन सा राग है, इसलिए इसीलिए सीखना ज़रूरी है। वो सुर पता हो कि कौन से सुर। अभी जो आपने गाया वो किस राग में? दरबारी राग। दरबारी में। जी। और कोई गज़ल की कुछ आप लाइनें गाना चाहें? एक बड़े मशहूर शायर थे सागर आज़मी, उनकी गज़ल है, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते हैं, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं। ये मतलब गज़ल का एक शांति सी ला देती है, नहीं?
हाँ जी। क्योंकि जो संजीदगी है इस शैली जी। की, और इस शैली के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही गंभीर मुझे ऐसा लगता है ये शैली। नहीं, गंभीर ही है जी। ये उसमें, इसलिए वो जो दूसरा तरह का संगीत है वो भी कोई जी। बुरा नहीं है, पॉप म्यूज़िक भी और हाँ। दूसरे, लेकिन इसमें जितनी शाइस्तगी है और संजीदगी है वो उसमें नहीं है। और ये आया सब वही क्लासिकल से ही है। क्लासिकल से ही। जी हाँ। अभी जैसे ये मैंने अभी जो 2 लाइन सुनाई, ये भी राग जी। तभी पलासी है। जी। कोई स्केल है जैसे इस स्केल में ही जो होते हैं? नहीं, स्केल का तो ऐसा रहता है कि हर आदमी की रेंज अलग अलग होती है। अच्छा। आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, जी। तो वो फिक्स कर लेते हैं कि हम, मेरा गला किस सुर से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं काली दो से गा रहा हूँ तो मेरा स्वर काली दो है। कभी कभी कहता है, रिकॉर्डिंग में होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर कहता है कि अलग, वो अपने स्केल से सेट करता है। जी। और वो हमारा गला भी देखेगा, दूसरे गायक का भी गला देखेगा उसमें। जी। तो जिस हमारा गला जिस सुर से, जिस स्केल से अच्छा लगेगा उसी में गाएंगे। जी। अंतिम में बस 4 लाइनें, क्योंकि मैं आपको जितना सुनती जा रही हूँ मुझे और उतना मन कर रहा है और सुनने का, तो बस आखिरी 4 चंद लाइनें आपकी पसंद की, आपकी किसी एल्बम की, या आप जिन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं उनकी। ये जगजीत सिंह जी की गज़ल है, जी। सुदर्शन फाकिर साहब शायर थे, उनकी है। ये मुझे बहुत पसंद है। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ऐ दोस्त गुनाहों की तरह। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह। क्या बात है, आपने समा बांध दिया है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली जी, यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए हमारे कार्यक्रम में। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खास मुलाकातों के साथ। देखना ना भूलिए हर मंगलवार हमारा शो दोपहर 1:30 बजे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।